नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आज 7 जून की तारीख है। जून का महीना भारत में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के लिए बहुत खास है, ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि इस जून महीने में ही आज से करीब करीब 19 दिन बाद जून के महीने में जब 25 और 26 तारीख की अर्धरात्रि होगी, 1975 में ठीक उसी दिन भारत की उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत में इमरजेंसी यानी आपातकाल लगाया था। 1975 में भारत में आज तक जो इमरजेंसी लगाई गई, खास करके राजनीतिक कारणों से, युद्ध के दिनों की मैं बात नहीं करता, लेकिन राजनीतिक कारणों से कुर्सी बचाने के लिए, सत्ता बचाने के लिए भारत में जब सत्ता में बैठे लोगों ने भारत पर आपातकाल थोपा, आम नागरिकों के अधिकार जो हैं खत्म कर दिए, मीडिया की गर्दन दबा दी, पत्रकारों को जेलों में ठूस दिया, वो भारत में आज तक सिर्फ 1975 में हुआ जब भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। लेकिन मीडिया का एक हिस्सा, और सिर्फ मीडिया का एक हिस्सा नहीं बल्कि भारत में बहुत बड़ी तादाद में पॉलिटिकल पार्टियां, उनके नेता आज ये कहते हैं कि भारत में अघोषित आपातकाल है। और यह बात आपको बार बार सुनाई देगी। यह अघोषित आपातकाल का जो फेक नैरेटिव है, यह हिंदुस्तान में 2014 के बाद से लेकर 2022 तक यह इतनी बार भारत में फैलाया गया है, इतनी बार यह झूठ बोला गया है जिसकी कोई गिनती नहीं, जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन यह झूठ बार बार बेनकाब होता है और एक बार फिर यह झूठ बेनकाब हो गया है, क्योंकि आपको याद होगा, अच्छी तरह से याद होगा, अभी राहुल गांधी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस वक्त वो अमेरिका में हैं, लेकिन इससे पहले जब वो ब्रिटेन में गए थे तब उन्होंने ये कहा था कि बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, उसके ऊपर जो इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई कर रहा है वो मीडिया की आवाज दबाने की साजिश है और ये नरेंद्र मोदी का न्यू मीडिया है। आपको अच्छी तरह से याद होगा, भारत में पूरा विपक्ष लगभग मोर्चा खोल करके मैदान में आ गया था और बीबीसी पर जब इनकम टैक्स विभाग ने अपनी कार्रवाई शुरू की, सर्वे शुरू किया, तो इनकम टैक्स विभाग और केंद्र सरकार को लगातार निशाना बनाया गया। यह कहा गया कि यह मीडिया की आवाज दबाने की साजिश है। लेकिन आज सच देश के सामने है, और सच क्या है? सच यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स अब यह बता रही हैं कि बीबीसी ने यह स्वीकार कर लिया है, यह मान लिया है कि उसने भारत में 40 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में यह खबर जो इस वक्त फ्लैश हो रही है कि बीबीसी ने भारत में 40 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी की। तो अब जबकि यह सच सामने आया है, तो क्या विपक्ष से, राहुल गांधी से, जयराम रमेश से, नीतीश कुमार से, तेजस्वी यादव से, महुआ मोइत्रा से, क्या इन सब से यह सवाल नहीं होना चाहिए कि आखिर क्या वजह थी कि आप सब लोग एक साथ एकजुट होकर एक टैक्स चोरी के आरोपी के बचाव में उतर आए? यह दरअसल टैक्स चोरी के आरोपी से आपकी मोहब्बत थी या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी नफरत थी, जो आपको एकजुट, एक साथ ले आई और आपने भारत में अघोषित आपातकाल का फेक नैरेटिव एक बार फिर से भारत और दुनिया भर में फैलाया और भारत को दुनिया भर में बदनाम किया। क्या आज इन तमाम नेताओं को देश के सामने आकर माफी नहीं मांगनी चाहिए?
ये तमाम सवाल आज दो टूक में मैं उठाऊंगा। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, इस पूरे मामले को समझने के लिए यह रिपोर्ट देखिए। क्या ब्रिटेन के पब्लिक ब्रॉडकास्टर बीबीसी ने भारत में अपनी आय को कम करके दिखाया है, या आम लोगों की आसान भाषा में कहें तो क्या बीबीसी ने भारत में टैक्स की चोरी की है? यह खबर बीते 24 घंटे से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। हालांकि इसको लेकर सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है, लेकिन सूत्रों के हवाले से यह खबर सभी अखबारों और पोर्टल्स पर है कि बीबीसी ने स्वीकार कर लिया है कि भारत में काम करते हुए उसने साल 2016 से 2022 तक अपनी आय को 40 करोड़ रुपए कम दिखाया है। गौरतलब है कि इसी साल 14 फरवरी को इनकम टैक्स विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में आयकर को लेकर सर्वे किया था। हालांकि जब इनकम टैक्स विभाग की टीम बीबीसी के दफ्तर में पहुंची, तब बीबीसी के कर्मचारियों ने उन्हें घुसने से रोका था, पर बाद में इनकम टैक्स विभाग ने 3 दिन तक लगातार छानबीन करके मामले की तह तक जाने के लिए सबूत जुटाए। लेकिन जब इनकम टैक्स विभाग अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहा था, तब राहुल गांधी सहित विपक्ष के तमाम नेता बीबीसी के बचाव में उतर आए और मोदी विरोध में अंधे इन नेताओं ने इनकम टैक्स विभाग की इस कार्रवाई को नरेंद्र मोदी की तानाशाही करार दिया। पर अब जबकि खबर आ रही है कि बीबीसी ने टैक्स चोरी की बात स्वीकार कर ली है, तब भाजपा के नेता विपक्ष पर हमलावर हो गए हैं। बीबीसी ने जो अपराध किया उसकी सजा उसको मिल रही थी। हमारी संवैधानिक संस्थाएं अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन दुख जब होता है, जो बीबीसी का जब ये एपिसोड चल रहा था, पीछे से लोग जो बीबीसी के पीछे खड़े हुए सरकार को गालियां बक रहे थे, अब उनके मुंह पे सीधा सीधा तमाचा है ये कि आप मोदी जी का विरोध करने के चक्कर में देश का ही विरोध करते हैं। आपके लिए ये कटघरे में खड़े करने वाली बात है। आपको आत्मचिंतन भी करना चाहिए, और मुझे लगता है कि इनको साफ साफ दिखाई देता है कि ये लोग कहीं न कहीं राष्ट्रीय विरोधी ताकतों के साथ जुड़े हुए हैं। बीबीसी ने टैक्स चोरी के मामले में अपनी गलती मान ली। जो टैक्स चोरी की पनिशमेंट होती है वो बीबीसी उसको कानूनी ढंग से पालन भी करेगी, लेकिन जो लोग बीबीसी का बिना सोचे समझे जो पैरवी कर रहे थे, आज उन लोगों पर ये करारा तमाचा है। बीबीसी का ही करारा तमाचा है कि हाँ भाई, हमसे गलती हुई, हम फिर से उसको भरेंगे। लेकिन हमारे देश में विपक्ष के लोगों की ये जो चरित्र है वो कैसे उजागर हो रहा है कि वो जरा भी फैक्ट से वास्ता नहीं रखते। ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से इस मामले में जो कुछ सामने आ रहा है, उसके बाद कुछ सवाल उठने लाजमी हैं कि क्या भारत में पत्रकारों और मीडिया संस्थानों को पत्रकारिता के नाम पर घपले, घोटाले और टैक्स चोरी करने की इजाजत दी जा सकती है? और यदि इनकम टैक्स विभाग को किसी पत्रकार या मीडिया हाउस द्वारा टैक्स चोरी की भनक लगती है और इसकी जांच होती है, तो क्या ये पत्रकारिता पर हमला है? सवाल ये भी उठता है कि आखिर भारत का विपक्ष टैक्स चोरी के आरोपियों की ढाल क्यों बन जाता है? इन सारे सवालों के साथ आइए एक बार फिर सुनिए कि कैसे राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्ष के नेता टैक्स चोरी के संदिग्धों के बचाव में उतर आए थे। There is suppression of voice across the country. Suppression of voice, example is the BBC. If the BBC stops writing against the government, everything will go back to normal. All the cases will disappear, everything will go back to normal. Right? So this is the new idea of India. यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इंडिया का जो प्रधानमंत्री है वो फादर ऑफ हिपोक्रेसी क्यों बना हुआ है? जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो विश्व में आप क्या छवि बना रहे हो? इस तरह से रेड्स डालकर, इस तरह से इनकम टैक्स की टीम भेजकर बीबीसी पर क्या मिल जाएगा आपको? क्या छवि बहुत निखर जाएगी आपकी? तो देखा आपने किस तरह से बीबीसी के बचाव में तमाम विपक्षी पार्टियां, मोदी विरोध में अंधी विपक्षी पार्टियां
टैक्स चोरी के आरोपी, टैक्स चोरी के संदिग्ध बीबीसी के बचाव में इस हद तक उतर आई थी कि उन्होंने दुनिया भर में भारत का नाम खराब करने के लिए भी उन्होंने कोई शर्म नहीं आई उनको इसमें। आज दो टूक में यही सवाल करूंगा, यही सवाल आज दो टूक में उठेगा। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा सवाल, जिस पर आज की चर्चा, आज की डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, वो आपकी स्क्रीन पर है। मेरा आज का सवाल, क्या टैक्स चोरी करना मीडिया संस्थानों का अधिकार है? आखिर विपक्ष क्यों टैक्स चोरी के आरोपियों का करता प्रचार है? जी हां, सवाल एक बार फिर सुनिए, क्या टैक्स चोरी करना मीडिया संस्थानों का अधिकार है? क्या आखिर विपक्ष क्यों टैक्स चोरी के आरोपियों का करता प्रचार है? यह मेरा आज का सवाल है। और इस सवाल के लिए, इस सवाल पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, आइए उन मेहमानों का एक एक करके परिचय करवा दूं। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। मेरे साथ जो है राहुल लाल जी जुड़े हैं, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ संजीव कौशिक जी जुड़े हैं, आम आदमी समर्थक जो है वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। और मेरे साथ जो हैं संजय राणा हैं, जो वकील हैं, कानूनी मामलों के जानकार हैं। इससे पहले कि मैं डिबेट शुरू करूं, मैं आपको सिर्फ एक जानकारी के तौर पर बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कर दूं संजीव कौशिक, और साथ साथ मैं जो है राहुल लाल जी का शुक्रिया कर दूं। मैंने इन्हें अंतिम समय पर आज की इस डिबेट में जोड़ा, ताकि इस डिबेट में दरअसल चर्चा, बहस हो, सवालों को उठाएं तो दो तरफा बात हो, क्योंकि हम एक तरफा बात दो टूक में नहीं करते। क्योंकि आज डिबेट से ठीक 10 मिनट पहले, इस डिबेट के शुरू होने से ठीक 10 मिनट पहले, कांग्रेस के एक नेता ने, जिन्होंने आज की डिबेट में जुड़ने का वादा किया था, अचानक बैकआउट कर गए। और शिवसेना उद्धव ठाकरे के एक और नेता, जिन्होंने आज की डिबेट में जुड़ने का वादा किया था, अचानक आज की डिबेट से बैकआउट कर गए। यह संयोग है या प्रयोग है, मैं नहीं जानता, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा। लेकिन अचानक से आप भारत को बदनाम करने के लिए दुनिया भर में चले जाते हैं। एक विदेशी मीडिया एजेंसी, जिसके ऊपर टैक्स चोरी का गंभीर आरोप है, उसका बचाव करते हुए भारत में जाकर, जो है भारत के बाहर जाकर के भारत को बदनाम करते हैं। और जब सच सामने आता है तो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। क्योंकि आज देश आपसे पूछ रहा है कि क्या आज आप शर्मिंदा हैं? आपने जो भारत के खिलाफ जो एक फेक नैरेटिव चलाया, क्या आज आप उसके लिए शर्मिंदा हैं या माफी मांगेंगे? इस सवाल सामने है। राहुल लाल जी, क्या राहुल गांधी, जयराम रमेश, पवन खेड़ा, महुआ मोइत्रा, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, सीताराम येचुरी, क्या इन सब नेताओं को आज देश से माफी नहीं मांगनी चाहिए, जिन्होंने भारत की एक एजेंसी को बदनाम किया, भारत में डेमोक्रेसी को बदनाम किया, भारत में मीडिया को काम करने की आजादी नहीं है, यह कहकर पूरी दुनिया में भारत को बदनाम किया? क्या आज इन सबको देश के सामने आकर माफी मांगनी चाहिए? अशोक जी, बस हमें 1.5 मिनट का समय जरूर दीजिएगा, तभी बात दर्शकों को समझ में आएगी। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ नेता को आज माफी मांगने की कोई जरूरत है। कांग्रेस के जो प्रवक्ता, जिन्होंने समय दिया था, उनको इस डिबेट में आना चाहिए था, क्योंकि अभी भी तराजू का पलड़ा पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में ही झुकी हुई है इस पूरे प्रकरण में। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले पे हम लोग सारी बातचीत कर रहे हैं इस समय। तो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले पे देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स भी 2 तरीके के हैं अशोक साहब। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जरूर कहा गया है कि बीबीसी में 40 करोड़ रुपया का उसने स्वीकार किया है, जबकि दी न्यू इंडियन एक्सप्रेस जो है उसने बताया कि इस तरह की कोई खबर नहीं है। तो देखिए, इतना बड़ा सा चैनल है, उसके तो बातें तभी होनी चाहिए, उनको माफी मांगने की स्थिति तभी आएगी जब औपचारिक तौर पर या तो इनकम टैक्स ऐसी कोई घोषणा कर दे, या फिर बीबीसी औपचारिक तौर पर कोई घोषणा कर दे। और बीबीसी की तो क्रेडिबिलिटी रही है, हमें अभी भी याद है, हम लोग तमाम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी चर्चा करते हैं। 1975 में जब भी सपाटकाल की आप बात कर रहे थे, उस समय भी भारतीय लोकतंत्र में यहाँ पर अभिव्यक्ति की आजादी, तो तमाम समाचार सूचनाएं पहुंचाने का काम अगर कोई कर रहा था तो बीबीसी कर रहा था। और 2014 से लेकर अब तक, मैं उस समय का नाम नहीं लूंगा, तो फिर आप हमें बोलने नहीं देंगे, लेकिन स्थिति वही है। अभी की जो स्थितियां हैं,
इस समय भी देश के एक एक चीजों को सामने में रखने का काम बीबीसी कर रही है, और वो उसकी कीमत बीबीसी को चुकानी पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो भी अगर बाकी मीडिया हाउसेस की तरह, तो मैं उस मीडिया हाउस का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यही दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर की बड़ी राहुल सुनिए, पहली बात तो मुझे एक चीज पे आपत्ति है कि आपने कहा कि मैं अगर ये बोलूंगा तो आप बोलने नहीं देंगे। मैं बिल्कुल बोलने दूंगा आपको। मुझे आज इस विषय पर भी जो आपने अभी बाद में उठाया ना, बीबीसी की सो कॉल्ड क्रेडिबिलिटी, मुझे आज उस पर भी आपसे दो टूक डिबेट करने में मुझे आपसे परहेज नहीं है, क्योंकि मैं आज तथ्यों के साथ बैठा हूं और मैं बीबीसी की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाने के लिए तैयार हूं और उठाऊंगा, बिल्कुल उठाऊंगा। क्योंकि जिस वक्त, एक मिनट सुनिए, मैं उस सवाल में जरूर जाऊंगा, क्योंकि इसी दो टूक में, इसी डीडी न्यूज पर मैंने बीबीसी की जम्मू कश्मीर को लेकर, जब कश्मीर में 370 हटा, इसी जम्मू कश्मीर को लेकर के बीबीसी ने भारत के खिलाफ तब कितनी फेक न्यूज फैलाई थी, मैं उसका भी साक्षी हूं, गवाह हूं। ठीक है, तो मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपका पुनः एक बार फिर धन्यवाद देता हूं। आप कम से कम थोड़ा पढ़कर रिसर्च करके, उसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने तमाम खबरों में एक छोटी सी खबर और देख ली, जो ये कहती है कि एक अधिकारी और कह रहा है, वो कह रहा है कि ये खबर झूठी है। मैं उसके लिए भी आपका आभारी हूं, क्योंकि आप ये खबर ले आए, अच्छी बात है। और मैंने कहा, मैं दो टूक में दो तरफा बातें करता हूं, एक तरफा बात नहीं करता। आज इसीलिए मैं विपक्ष के साथ हूं, सत्ता पक्ष भी है, विपक्ष भी है। लेकिन राहुल लाल जी, आप जहां से रिसर्च छोड़ देते हैं, मैं वहां से अपनी रिसर्च शुरू करता हूं, क्योंकि आपने तो वो देखी न्यू इंडियन एक्सप्रेस की खबर और आप उसको देख करके आगे बढ़ गए। लेकिन मैं आपको एक और जानकारी दे दूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, कल से तमाम मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बीबीसी ने अब तक इसका कोई खंडन नहीं किया है। अब तक बीबीसी ने इसका कोई खंडन नहीं किया है। और दूसरी जानकारी बता देता हूं आपको। दूसरी जानकारी क्या है? दूसरी जानकारी यह है कि एक टेलीविजन चैनल ने बाकायदा बीबीसी को आधिकारिक तौर पर ईमेल भेजा और पूछा कि बताइए सच क्या है, आपने टैक्स चोरी की? आपको भारत में टैक्स चोरी के मामले में अभी आप कार्रवाई का शिकार हो रहे हैं, क्या आपने टैक्स चोरी की? तो बीबीसी ने आधिकारिक रूप से उस चैनल को जवाब दिया कि जो कुछ जरूरी है हम कर रहे हैं। चोर कभी यह नहीं कहता मैंने चोरी की, और मैं कहता हूं ठीक है, टैक्स चोरी बहुत करते हैं, मैं उसको चोरी के संदर्भ में आप कितना ले जाएंगे, मैं उसमें डिबेट में नहीं जाता। मेरे लिए एक मिनट मेरे लिए टैक्स चोरी है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं कोई चोरी नहीं कहता मैं चोरी कर रहा हूं। तो बीबीसी ने कहा जो जरूरी है वो हम कर रहे हैं, लेकिन बीबीसी के मुंह से यह नहीं निकला कि हमने कोई टैक्स चोरी नहीं की। और खबरों में राहुल लाल जी, अब से कुछ दिन पहले खबरों में यह भी आया था, जिसको लेकर भी बीबीसी ने डिनाई नहीं किया, कि जो भारत की एजेंसियां हैं उन्होंने बीबीसी और बीबीसी के कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच इस टैक्स चोरी को लेकर जितने ईमेल का आदान प्रदान हुआ था, जिसका आरोप है कि बीबीसी ने उनको सर्वे शुरू होने के बाद डिलीट कर दिया था, वो सारे जो है रिट्रीव कर लिए भारतीय जांच एजेंसियों ने। यह भी खबर आई थी कि जांच एजेंसियों ने वो तमाम ईमेल्स जिसमें यह कहा गया था, यहां से अधिकारी कह रहे थे कि भाई रेड हो रही है, हमारी चोरी पकड़ी जा रही है, क्या करें, तो वहां से अधिकारी कह रहे थे कोई बात नहीं, चुप रहो, इसमें चुप मार के बैठ जाओ। जब वहां यहां के अधिकारी कह रहे थे कि हम ये जो कर रहे हैं भारत के कानून के खिलाफ है, तो वहां से अधिकारी लिख रहे थे चुप मार के बैठो, कुछ मत बोलो इस पर। ये तमाम जो ईमेल का आदान प्रदान हुआ था ना, दिल्ली से लेकर लंदन तक, ये भी भारतीय जांच एजेंसियों ने रिट्रीव कर लिया है। बोलिए जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ता हूं अगले मेहमानों की तरफ। जो बीबीसी का वर्जन है कि जो किया जाना चाहिए वो हम कर रहे हैं। सोचिए कि बीबीसी की ऐसी समाचार एजेंसी मुझे दिख रही है इस पूरे प्रकरण में जो भारतीय रूल ऑफ लॉ में पूरा विश्वास। अरे सर आप छोड़िए, आप प्लीज छोड़िए, अब ये तर्क नहीं है आपका। अब मैं आपको रोकूंगा क्योंकि मुझे डिबेट आगे बढ़ानी। अब ये जहां पर जबरदस्ती आप बीबीसी का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं चोर कभी अपने आप को चोर नहीं कहता। और मैं बीबीसी की क्रेडिबिलिटी पर भी आपसे डिबेट करूंगा, लेकिन पहले मैं गोपाल कृष्ण जी को इस डिबेट में ले आता हूं। गोपाल कृष्ण जी, ये जो जानकारी जो कह रहे हैं भाई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है, तो ये तो अभी जो है ये इस खबर की पुष्टि नहीं हो सकती, और बीबीसी तो भारतीय कानून का बहुत शिद्दत से पालन करता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है
कि ये कह रहे हैं कि अभी इस खबर बीबीसी ने इवेजन किया या नहीं किया, इसकी अभी पुष्टि नहीं हो सकती। कानून अपना कार्य करेगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, तब पता चलेगा। तो कांग्रेस और अपोजिशन के लीडर उनका बचाव करने लग गए। वो किस बेस पे करने लग गए? क्या वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के से ज्यादा तेज है कि उन्होंने तय कर लिया कि बीबीसी ने कुछ नहीं किया, बीबीसी ने टैक्स इवेजन नहीं किया? अगर ईडी ने बीबीसी को नोटिस भेजा है तो क्या देश का कानून या इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिना तथ्यों के नोटिस भेज सकता है क्या? कानून सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी प्रूव करता है, बाद में होता है, लेकिन नोटिस भेजने के पहले भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की पूरी प्रक्रिया होती है। और मैं अभी इनसे, कांग्रेस से, अपोजिशन से एक बात और बताना चाहता हूं। टैक्स इवेजन अगर बीबीसी ने किया तो बीबीसी वालों को तो पता ही था कि हम टैक्स इवेजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उस सारी बात को, उन्हें पता था कि यह जो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने निकाली, क्या ये नहीं हो सकता कि उन्होंने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कार्ड खेलने के लिए, उन्हें पता था कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हमें पकड़ेगी, हमने टैक्स इवेजन किया है, तो उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री निकाली। और दूसरी तरफ अपोजिशन, ये क्यों नहीं कांग्रेस कह सकती कि उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री इसलिए निकाली कि ये जो टैक्स इवेजन पता था उसका उनको छुपाने के लिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए किया। और तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी, चाहे अफजल तेरे कातिल जिंदा है, उनके साथ खड़े होना है, भारत तेरे टुकड़े करेंगे, उनके साथ खड़ा होना है। जो भारत के विरुद्ध कोई बात कहेगा, चाहे वो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बीबीसी हो, तुरंत कांग्रेस और उनके सहयोगी दल तुरंत उनके साथ जाके खड़े हो जाते हैं, भारत के इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करते हैं, संसद को, जो कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत की नीतियों को, भारत के अंदर प्रजातंत्र का हनन हो रहा है, मतलब सारा एंटी नेशनल नैरेटिव खड़ा करने के लिए कांग्रेस और अपोजिशन हरदम तैयार रहती है। और कितनी बार हो चुका है, सर्जिकल स्ट्राइक तक को वो क्वेश्चन करने को, आर्मी को के काम को वो क्वेश्चन करते हैं। और उनके बयानों को लेके चाइना और पाकिस्तान कहते हैं कि तुम्हारे अपोजिशन के लीडर देखो ये कह रहे हैं। तो ये पूरा नैरेटिव बिल्ड करना, राजनीतिक लक्ष्य को, आज वहां पे अमेरिका में क्या कर रहे हैं राहुल गांधी, वह पूरा इस नैरेटिव को हवा दे के अपना राजनीतिक लाभ साध रहे हैं। मैं नहीं मानता कि उन्हें ये चीजें नहीं पता। अगर इस देश में कर्नाटक में वो इलेक्शन जीतते हैं तो प्रजातंत्र के बल पे जीतते हैं, उन्हें पता है कि देश में प्रजातंत्र मजबूत है, कोर्ट मजबूत है, लेकिन अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये जो घटियापन है राजनीति का, वो कांग्रेस का देश के हित को भी काप में रख के, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। बीबीसी ने टैक्स इवेजन किया या ना किया ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन अपोजिशन इस पे एक्सपोज हो रहा है इस बात से। ओके, आप कह रहे हैं कि अपोजिशन पूरा एक्सपोज हो, और मैं उन सवालों पर आऊंगा जो आपने उठाए। आपने एक इंटरेस्टिंग बात कही, और इंटरेस्टिंग बात यही है कि अगर बीबीसी ने अगर स्वीकार नहीं किया है आधिकारिक रूप से, तो बीबीसी ने आधिकारिक रूप से खंडन भी नहीं किया है, पर विपक्ष को क्यों बीबीसी का ही पक्ष लेना है? यह इंटरेस्टिंग सवाल है कि उसको बीबीसी का ही पक्ष क्यों लेना है? विपक्ष को अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है का ही पक्ष क्यों लेना है? विपक्ष को भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह का ही पक्ष क्यों लेना है? विपक्ष को वही पक्ष क्यों लेना है जो पाकिस्तान कहता है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं? ये तमाम सवाल जो गोपाल जी ने उठाए वैलिड है, मैं उन सब पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं इससे पहले कि संजीव कौशिक जी आपके पास आऊं, और आप पत्रकार भी हैं इसलिए आपसे सवाल बड़ा वैलिड है, लेकिन जरा मुझे थोड़ा ग्राफिक्स दिखाइए जो मैं तस्वीरों में, क्योंकि उन चेहरों को आज देखना जरूरी है जो बीबीसी के बचाव में उतारा है, क्योंकि इसमें एक चेहरा है, मैं जरा उसकी थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। इनमें हालांकि सभी चेहरे हैं। राहुल गांधी देखिए, इन्होंने मीडिया की आवाज दबाने वाला न्यू मीडिया, देखिए न्यू इंडिया को भी बदनाम करने के उन्होंने कहा यह न्यू इंडिया जहां मीडिया की आवाज दबाई जाती है। कांग्रेस ने कहा यह अघोषित आपातकाल है। जरा इन चेहरों को देखिएगा, कौन चेहरे हैं जो भारत को बदनाम करने की टूल किट लेकर आगे बढ़ते हैं। जयराम रमेश ने कहा मोदी सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी है। जयराम रमेश कहते हैं मोदी सरकार, यह महबूबा मुफ्ती कहती है सरकार सच बोलने वालों को परेशान कर रही है। मैं जब कहूंगा तो इस जरा ग्राफिक को रोक दीजिएगा इस ग्राफिक को, जब मैं कहूं, अभी चलने दीजिए।
नहीं, अभी चलने दीजिए, उद्धव ठाकरे दिखाइए, जब मैं कहूंगा तो रोकिएगा इसको। उद्धव ठाकरे दिखाइए जरा, उद्धव ठाकरे जी क्या कह रहे थे। उद्धव ठाकरे जी को बड़ी चिंता थी, तो उद्धव ठाकरे क्या इसको चलाइए ग्राफिक को। तो ये अघोषित आपातकाल है, ये कह दिया था कांग्रेस ने, अघोषित आपातकाल। भारत में आपातकाल लगाने वाली कांग्रेस ने कहा अघोषित आपातकाल है। मोदी सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी है। ये कौन कहते हैं? जयराम रमेश कहते हैं, ठीक है। महबूबा मुफ्ती कहती है सरकार सच बोलने वालों को परेशान कर रही है। एक एक चेहरे देखिए, क्योंकि इन चेहरों को आज देखना जरूरी है कि भारत के खिलाफ जो टूल किट है, बीबीसी दफ्तरों पर रेड, ये कैसा लोकतंत्र है। ये कौन कहते हैं? ये उद्धव ठाकरे कहते हैं कि ये लोकतंत्र ही नहीं है, बीबीसी के दफ्तरों पर रेड हो रही है। क्रिकेट के मैदान में पिच खोदने वाले ये कहते हैं कि ये कैसा लोकतंत्र है। आगे बढ़ाइए जरा, कुछ और चेहरे देखने जरूरी हैं उद्धव ठाकरे के बाद। एक चेहरे पर मैं आऊंगा, रुकिएगा जरा, उसमें मैं बताऊंगा। ये नीतीश कुमार हैं, विपक्ष के नए पोस्टर बॉय, कह रहे हैं समझ लीजिए सरकार की मंशा क्या है। तो मंशा सरकार की समझा रहे हैं नीतीश कुमार। उनको अचानक सरकार की मंशा समझ आई, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। यह वैचारिक आपातकाल है। सोचिए, जो है अखिलेश यादव कह रहे हैं ये वैचारिक आपातकाल है। एक एक चेहरा याद रखिए कि कैसे टैक्स चोरी के आरोपियों के पैरोकार कौन कौन बनकर आए थे। आतिशी मलेरना, जो कौन है आतिशी मलेरना? आम आदमी पार्टी के नेता। कह रही है पूरे भारत के लोकतंत्र पर हमला है, पूरे भारत के लोकतंत्र पर हमला है, पूरे भारत के लोकतंत्र पर हमला है, ये आतिशी मलेरना का कहा। और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग है, ये कौन कहता है? तेजस्वी यादव, जिनके ऊपर खुद पर आरोप है कि उन्होंने, ये रोकिएगा जरा, महुआ मोहित्रा जी को रोकिएगा, क्योंकि तेजस्वी यादव जी जिनके ऊपर खुद इस बात का आरोप है कि उन्होंने जमीन लेकर के रेलवे की नौकरियां बेच दी, वो कह रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग है। और मैंने अंत में इस तस्वीर पर रोका, गजब का तर्क है। महुआ मोहित्रा कहती है वैलेंटाइन डे पर रेड, अप्रत्याशित। वाह, भारत की जांच एजेंसियों को वैलेंटाइन डे पर गुलाब का फूल लेकर के बीबीसी के दफ्तर में जाना चाहिए था, गुलाब का फूल लेकर के पार्कों में जाना चाहिए था जांच एजेंसियों को, क्योंकि वैलेंटाइन डे है। तो महुआ मोहित्रा कह रही है वैलेंटाइन डे पर रेड मारी गई। बड़ा ही उनको दर्द हुआ, बड़ा दुख हुआ, वैलेंटाइन डे पर रेड मारी। आखिर वैलेंटाइन डे पर इनकम टैक्स विभाग का काम इनकम टैक्स की चोरी पकड़ना नहीं होना चाहिए, बल्कि गुलाब का फूल लेकर के इनकम टैक्स के चोरों को जाकर के उनसे जो है प्रेम प्रसंग अपने बढ़ाने चाहिए इनकम टैक्स विभाग को, क्योंकि वैलेंटाइन डे है। आपको काम नहीं करना वैलेंटाइन डे पर, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करना, गुलाब का फूल लेकर घूमना है। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। संजीव कौशिक जी, क्या कोई मीडिया का हिस्सा है, पत्रकार है, मीडिया संस्थान है, इसलिए उसको टैक्स चोरी करने की, घोटाले करने की छूट दे देनी चाहिए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अरे मीडिया है, पत्रकार है, चोरी कर रहा है तो उसका ये संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है सब मीडिया संस्थानों को भारत में घपले घोटाले करने का। अशोक जी, मुझे तो नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कोई ऐसी मीडिया है जो टैक्स चोरी के मामले में कोई किसी तरह की कार्रवाई हो और उस पे हम लोग बैठ करके चर्चा करें। जब मीडिया की ही चर्चा कर शुरुआत कर रहे हैं आप, तो मीडिया से ही हम शुरू करते हैं। हिंदुस्तान की मीडिया पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से गिरती हो गई है, किसी में संजीव कौशिक है सरकार से 2 शब्द सवाल पूछ ले, सरकार के सामने तन के खड़ा हो और उसे पूछ ले। एक बहुत बड़े चैनल की एंकर 2 दिन पहले रेलवे हादसे पर एक ट्वीट क्या कर दिया, ट्वीट में पहले संशोधन करना पड़ा, उसके बाद में नौकरी तक दांव पर लग गई। ये हालात हो गए हैं मीडिया के। तो इसलिए मीडिया कितनी स्वतंत्र है और मीडिया किस तरह से मजबूती के साथ हिंदुस्तान में काम कर रही है, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। आज तक पिछले 9 साल हो गए, किसी मीडिया संस्थान में इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि कहे कि देश के प्रधानमंत्री एक बार बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस झेलते क्यों नहीं है। किसी भी मीडिया संस्थान के मुंह में इतनी आवाज नहीं है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं। तो हिंदुस्तान के मीडिया के हालात क्या है उस पर तो छोड़ ही दीजिए, चर्चा मत कीजिए। रही बात संवैधानिक संस्थानों की, जिस पे प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, साहब एक आदमी आता है जो गोली चलाता है। एक मिनट संजीव जी, इस पॉइंट पर आपको रोक रहा हूं, क्योंकि आपने सही कहा कि भाई मीडिया पत्रकारों में आज हिम्मत नहीं है। यूपीए सरकार के समय पत्रकारों में हिम्मत थी, बिल्कुल थी। इसीलिए पत्रकार सोनिया जी से सवाल पूछते थे
कि क्या आप शादी के बाद जब आई थी तो 10 जनपद में दाल बनाती थी? आपको दाल बनानी आती थी? कितने बढ़िया सवाल है। राहुल गांधी, एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट रुकिए। राहुल गांधी जी से सवाल पूछे जाते थे कि आपका कुत्ता कौन से बिस्किट खाता है? बड़ा बड़ा भारत का मीडिया बहुत आजाद था उस वक्त, बहुत आजाद था। उस आजादी को सलाम। अब आप मेरे मूल बिंदु पे आइए कि क्या पत्रकार, इस पर आप और मैं डिबेट कर सकते हैं, पूरे दिन डिबेट कर सकते हैं कि भारत में मीडिया की स्थिति कैसी है। आज आप कहेंगे आज खराब है, मैं आपको राहुल गांधी का रियर व्यू दिखाऊंगा, रियर व्यू में आपको दिखाऊंगा, तो फिर उसके लिए फिर बहुत सारी चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी, खोलनी पड़ेंगी, राज की बातें यहां उगलनी पड़ेंगी। तो मैं वो रियर व्यू में नहीं जाना चाहता। राहुल गांधी कहते हैं भविष्य की ओर देखो ना, तो मैं आप ही से पूछ रहा हूं, क्या मीडिया संस्थानों को इस बात का अधिकार है कि वो टैक्स चोरी करें, घपले घोटाले करें? और क्या इनकम टैक्स के अधिकारी सिर्फ इसलिए किसी को टैक्स चोरी करने दें कि वो जो है मीडिया है, पत्रकार है, विपक्ष को बुरा लग जाएगा? मैं पुनः उसी मुद्दे पे आता हूं जहां से गोपाल जी ने छोड़ दिया था और उसको आगे हम खींचते हैं। गोपाल जी ने कहा कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, और वो तमाम कर्नाटक से लेकर अमेरिका से लेकर कहां से घूम के चले, और उन्होंने एक शब्द राजनीति के बारे में नहीं की, और उन्होंने राजनीति नहीं करी। मैं तो ये पूछना चाह रहा हूं, जानना चाह रहा हूं कि आखिर ऐसी क्या बात होती है कि कोई अपराधी अपराध करता है तो उसकी कुंडली खंगालने से पहले सबसे पहले उसका घर ही दिख जाता है आपको, बनाता है, इसको बुलडोजर चला, शांत कर दो उसको, पूरे परिवार के मुंह को बंद कर दो। ये काम कर रहे मीडिया संस्थान से कोई, ठीक है बीबीसी ने यदि टैक्स चोरी किया तो पकड़िए, उसे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन ये जो कहानी अभी गोपाल जी हमें सुना रहे थे, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को सुना रहे थे, ये मनोहर पोथी की कहानियां सुना रहे थे कि उन्होंने इसलिए स्टोरी करी कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी, फिर वो एक नैरेटिव स्टैंड करेंगे कि नहीं हमारे साथ गलत हो रहा है, हमने ये स्टोरी करी इसलिए हमारे ऊपर कार्रवाई हुई, लोग की सहानुभूति उनके तरफ जाएगी। ऐसा जो कि आपके ऑडियो में प्रॉब्लम है। संजीव जी रुकिए एक मिनट। तो संजीव जी, क्या मजाक है, देश के लोग बेवकूफ नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, बहुत मायने रखता है, टाइमिंग बहुत मायने रखता है। हाँ ठीक है, ठीक है, एक मिनट गोपाल जी आपको मौका दूंगा, एक मिनट संजीव जी, एक मिनट, की आपकी ऑडियो में कुछ गड़बड़ है, लेकिन गोपाल जी आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। गोपाल जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं ब्रेक लेके फिर संजय राणा जी के पास जाऊंगा। मैं इनको इतना संजीव जी को यही बता रहा था कि कांग्रेस जिस नरेशन को ले रही थी तो वो उनको पॉलिटिकली सूट कर रहा था, इसलिए उस नरेशन को खड़ा कर रही थी कि बीबीसी के ऊपर सरकार ने इसलिए कार्रवाई करी कि उसने डॉक्यूमेंट्री निकाली। तो अपोजिशन ये क्यों नहीं कह सकती कि बीबीसी ने वो डॉक्यूमेंट्री इसलिए निकाली? उनके लॉजिक को मैं दस्त कर रहा था कि बीबीसी ने ये लॉजिक, ये मैं इस बिंदु पर भी आऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट बिंदु, हाँ इस बिंदु पर भी आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक ब्रेक लेना है। ब्रेक से पहले एक बार फिर राहुल गांधी जी का रेयर व्यू में देखकर आपको बताता हूं। संजीव कौशिक जी ने कहा मीडिया में जो है पत्रकारों की स्थिति बड़ी खराब है। बिल्कुल आज के दौर में खराब स्थिति है। दिल्ली में एक पत्रकार ने बाकायदा एक ट्वीट कर दिया था, एक अखबार के संपादक ने ट्वीट कर दिया था। एक मिनट रुकिए सर, अरे रेयर व्यू में देख रहा हूं सर, रेयर व्यू में देख रहा हूं, मैं कह रहा हूं सर रेयर व्यू में देख रहा हूं, सर रेयर व्यू में देख रहा हूं, सर रेयर व्यू में देख रहा हूं, देखने दीजिए। अरे सर टक्कर हो जाएगी, टक्कर हो गई संजीव कौशिक जी, रेयर व्यू में देखने दीजिए। अरे टक्कर हो जाएगी, देखने दीजिए, मुझे ब्रेक भी लेना, टक्कर हो जाएगी, मुझे रेयर व्यू में देखने दीजिए। तो दिल्ली के एक मिनट रेयर व्यू जी, सर मैं रेयर व्यू में देख रहा हूं, टक्कर हो जाएगी, मुझे एक मिनट अपनी बात पूरी करने दीजिए, नहीं तो टक्कर हो जाएगी। मैं रेयर व्यू में देखकर बता रहा हूं, दिल्ली के एक संपादक ने अरविंद केजरीवाल जी को लेकर एक ट्वीट कर दिया था। उसके बाद उस अखबार को दिल्ली सरकार के सभी विज्ञापन देने बंद कर दिए गए, और उसके बाद उस अखबार को अपने संपादक को नौकरी से निकालना पड़ा। तब जाकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने उस अखबार को विज्ञापन देने फिर से शुरू किए। मैं रेयर व्यू में देख करके भारत में पत्रकारों की स्थिति बता रहा हूं। एक ब्रेक ले रहा हूं, एक ब्रेक के बाद आता हूं, डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। संजय राणा जी के पास आऊंगा एक ब्रेक के बाद। विषय पर हम रहे, रेयर व्यू दिखाएंगे, तो मेरे पास रेयर व्यू दिखाने के लिए बहुत कुछ मसाला है। आऊंगा ब्रेक के बाद संजय राणा जी के पास, इस ब्रेक के बाद। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है, और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा। समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है।
किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा है। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF+ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। तो दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज हम चर्चा कर रहे हैं बीबीसी के ऊपर जो आरोप लगे कि उसने भारत में काम करते हुए टैक्स को अपनी आय को कम करके दिखाया और एक तरह से टैक्स बचाया, या आम आदमी की भाषा में कहें तो टैक्स की चोरी की। तो चोरी का आरोप जो है, टैक्स की चोरी का आरोप तो बीबीसी पर था, लेकिन शोर किसने मचाया? विपक्ष ने मचाया। क्यों आखिर विपक्ष जो है टैक्स चोरी के आरोपियों के बचाव में उतर आया? ये तमाम सवाल हम कर रहे हैं, इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि अब जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार बीबीसी ने स्वीकार कर लिया है कि दरअसल उसने भारत में काम करते हुए टैक्स को लेकर के गलत दस्तावेज दिए, और बीबीसी ने यह कहा है कि इस बारे में जो जरूरी कार्रवाई है वो करी जा रही है। इसका मतलब जो उसने अपनी गलती मानी है और उस गलती को ठीक करने के लिए जो टैक्स की हेरफेर हुई थी वो टैक्स फिर से चुकाने के लिए कंपनी तैयार हो गई है। इनका सीधा सीधा मतलब ये है। लेकिन मैं इस डिबेट को 4 मेहमानों के साथ आगे बढ़ा रहा हूं। मेरे 4 मेहमान जो हैं वो गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, राहुल लाल जी कांग्रेस समर्थक हैं, और इसके अलावा संजीव कौशिक जी आम आदमी पार्टी समर्थक है, संजय राणा जी मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं और खास करके वो कानूनी मामलों के जानकारी भी है। संजय राणा जी, एक बात, क्योंकि ये पूरा जो है ये नैरेटिव जो ये खड़ा किया गया गोधरा के संदर्भ में कि बीबीसी ने गोधरा की फिल्म दिखाई, इसलिए जो है ये बीबीसी के ऊपर जो है सर्वे का, हालांकि ये इसको रेड कहा विपक्ष ने, जबकि रेड नहीं थी, ये सर्वे था। और मैंने जितना कानून की जानकारी हासिल की उसके अनुसार मैं दर्शकों की जानकारी के लिए एक चीज बता देता हूं, उसके बाद संजय राणा जी उस पर जवाब देंगे। क्योंकि बीबीसी पर जो सर्वे शुरू हुआ वो 14 फरवरी को शुरू हुआ,
यानी कि 14 फरवरी को सर्वे होता है और बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई उससे करीब 20 दिन पहले 17 जनवरी को बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी। लेकिन कानूनन जो इनकम टैक्स विभाग ने जो सर्वे किया था और इनकम टैक्स विभाग ने जो सर्वे कंडक्ट करने फिजिकली शुरू किया था, इनकम टैक्स विभाग का जो कानून है वो ये कहता है कि इस तरह के सर्वे शुरू करने से पहले आपको कम से कम जो संदिग्ध व्यक्ति है उसको 3 नोटिस भेजने जरूरी हैं और तीनों नोटिस के बीच एक महीने का अंतर होना जरूरी है। यानी पहला नोटिस भेजेंगे, 1 महीने बाद दूसरा नोटिस भेजेंगे, 1 महीने बाद तीसरा नोटिस भेजेंगे और उसके बाद आप सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये जो क्रोनोलॉजी है, ये जो पूरा कानून है, इसके अनुसार दरअसल इनकम टैक्स में गड़बड़ी का बीबीसी के ऊपर जो पूरा का पूरा जो सर्वे शुरू हुआ उसके लिए इनकम टैक्स विभाग ने करीब नवंबर 2022 में अपनी कार्रवाई शुरू कर दी होगी। नवंबर कम से कम, अगर मैं कह रहा हूं उससे पहले भी हो सकता है, नवंबर 2022 में अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी और 17 जनवरी को बीबीसी अपनी डॉक्यूमेंट ले आती है। और इसीलिए गोपाल जी ने सवाल उठाया कि कहीं जो बीबीसी है अपने आप को यह दिखाने के लिए कि मैं विक्टिम हूं, मैंने डॉक्यूमेंट, कहीं इसलिए जो है इनकम टैक्स की जो चोरी है उससे बचने के लिए तो नहीं है गोधरा की पूरी डॉक्यूमेंट्री रहे। संजय राणा जी। अशोक जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग फेलो। देखिए, ऐसा होता है कि जब हम बात करते हैं किसी भी कानूनी कार्रवाई की, तो कानूनी कार्रवाई का एक प्रक्रिया होता है, उसके तहत ही उसका पालन किया जाता है, उसके तहत ही कार्रवाई होती है। आपने 1 महीने की बात कही, बिल्कुल सही है। कम से कम मैं बोलता, चलिए मैं इनकम टैक्स की बात नहीं करता हूं, ओवरऑल एवरेज बता रहा हूं, कोई भी कानूनी कार्रवाई होती है उसमें 15 से 20 दिन का नोटिस दिया जाता है, नोटिस और 3 से 4 नोटिस सर्व होते हैं, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाती है। और इस केस में इनकम टैक्स की बात करें, अगर 1 महीने बोला जाता है, समझ लीजिए 1 महीने 10 दिन प्रत्येक नोटिस को लगता है जाने में और उसके बाद कार्रवाई होती है। लेकिन समस्या क्या हो गई है कि आजकल देश में ये एक ट्रेंड बन गया है कि अगर कोई भी सरकारी संस्था अगर किसी के ऊपर एक्शन लेती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कोई संस्था हो, चाहे पत्रकार हाउस हो या कुछ भी हो, तो उस पर एक एजेंडा सेट कर दिया जाता है कि ये द्वेष के द्वारा किया जा रहा कार्रवाई है। अब ये नहीं समझ में आता है कि ये देश की संस्था है और देश की संस्था देश के लिए कुछ कार्य कर रही है। उसमें मोदी जी कहां से आते हैं? मोदी जी एक गवर्निंग बॉडी स्टेट ऑफ गवर्नमेंट है जो अपना फंक्शन कर रहे हैं, जो अपना दायित्व निभा रहे हैं। उसमें आप उनका विरोध कर सकते हो, उनका मोदी जी का विरोध कर सकते हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर सकते हो, लेकिन सरकार का विरोध तब होता है जब ऐसा कार्रवाई करे जो न्याय संगत ना हो। सारी कार्रवाई, चाहे आप जो भी कार्रवाई देख लीजिए, सारे न्याय संगत है, लेकिन इनको ये चीजें नहीं दिखेंगी क्योंकि इन्होंने अपने आंख बंद कर रखे हैं। अब ये देखिए, राहुल गांधी साहब यूएस में गए, यूएस से मदद मांग रहे थे। यूएस की अगर बात कर ले तो जो बाइडेन साहब को तो ये अपने मसीहा मानते हैं, इसमें तो बोलने में कोई कुरेज नहीं हो, क्योंकि मदद तो उनसे मांगी थी। जो बाइडेन साहब ने 31 मई को अपने ट्वीट पे क्या बोला हुआ है? वेलकम टू यूएस, बट जस्ट बिकॉज इंडिया हैज बिकम द free from open defection under the leadership of Mr. Narendra Modi doesn't mean that you can come to my country or so openly or whatever you want to say. देखिए, उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट दिया, उनका ट्वीट है जिसको ये मानते हैं, कम से कम उनका ट्वीट ही पढ़ लेते। अगर ट्वीट पढ़ लेते तो इस तरह की भाषा ना बोलते। ये बताइए कि जो भी अगर कानून कार्रवाई कर रहा है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है या ईडी कर रहा है, ओवरऑल बात कर रहा है, तो इनको हर चीज में बुराई क्यों नजर आती है? और इन्होंने भी, हमारे मित्र काबिल मित्र ने एक पेपर का नाम दिया, एक पेपर, हम आपको 5 पेपर बना रहे हैं। बिजनेस टुडे देख लीजिए, इकोनॉमिक टाइम देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया देख लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स, मिंट देख लीजिए, सब में तो लिखा हुआ है 5 नहीं 15, सर 5 नहीं 15 कम से कम होंगे। 15 सर, एक सांस में मैंने 5 ही बता पाए, तो एक सांस वाली मैंने बोला। आ रहा हूं राहुल लाल जी, आ रहा हूं राहुल लाल जी, 5 और इन्होंने राहुल लाल जी आ रहा हूं। बीबीसी ने एक्सेप्ट किया, तो ये सब चीज को मानना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि आप विपक्ष में है, कोई बात नहीं, आपका पूरा राइट है, आप प्रश्न उठाइए सरकार में। हमें नहीं समझ आता ऐसे आदमियों के साथ क्यों खड़े हुए आते हैं जो देश विरोधी। मैं एक प्रोफेसर का नाम बताता हूं, जो लंदन स्कूल ऑफ प्रोफेसर थे, एसोसिएट प्रोफेसर क्लिंटन नाम, तो उन्होंने बताया क्या, एक रिसर्च की थी, उन्होंने बताया है कि बीबीसी का जो एजेंडा है, प्रोपोगेंडा है, हिंदुस्तान के विरुद्ध आज से नहीं चल रहा, 1947 से चल रहा। जाके पढ़ लीजिए सर, ये उनके अपने लोग बताते हैं। मैंने बोला मेरे पे विश्वास मत कीजिए, अशोक जी पे मत करिए, मोदी जी पे मत करिए, लेकिन जो लोग रिसर्च करते हैं उन पे तो विश्वास करेंगे। तो ये जो संस्थाएं हो एंटी नेशनल रही है, ये चाहे इंदिरा गांधी रही तब भी बैन लगा हुआ है। और आज देखिए, आप बोलते डॉक्यूमेंट्री आप दिखाओ, आपको अपने सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, अपनी संस्थाओं पे विश्वास। ओके, उस डिबेट में मैं अभी नहीं जाता कि वो एक अलग एजेंडे की बात है, लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूं, मेरा जो मूल सवाल है मैं फिर वही कह रहा हूं,
भारत में एक पत्रकार, राहुल लाल जी आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन ये क्या है, ये विपक्ष, मतलब विपक्ष के पास मुद्दे नहीं रहे क्या? आप लोग जो है ऐसे फर्जी मुद्दों को लेकर, मैं इसलिए कह रहा हूं, भारत में एक महिला पत्रकार राणा अयूब पर बहुत गंभीर आरोप है, और वो आरोप यह है कि उन्होंने बिना एफसीआरए का लाइसेंस हुए कोरोना की मदद करने के नाम पर करोड़ों रुपए जो है जमा कर लिए, उनके अकाउंट में गिरे, वो प्रूफ है, उनके अकाउंट में करोड़ों रुपए गिरते हैं और वो पैसा वहां से ट्रांसफर कर देती है अपने पिताजी के, अपनी बहनों के अकाउंट में। तो एक पत्रकार जो है कोरोना की मदद के नाम पर पैसा जुटाता है, चंदा के नाम पर कि चंदा दो कोरोना लोगों की मदद करनी है, और वो पैसा जो डाइवर्ट कर देता है, उसके उस पैसे से जो है पता नहीं क्या याशियां होती हैं, और उसके बाद जब ये आरोप लगते हैं और जब उसको लेकर ईडी कार्रवाई करती है तो आप लोग हल्ला मचाते हैं कि मीडिया पर हमला हो रहा है। तो मैं तो यही कह रहा हूं ना कि मीडिया के नाम पर अगर अशोक श्रीवास्तव पत्रकार है तो मतलब मेरे पास अगर पीआईबी का कार्ड है, मैं पत्रकार हूं, तो क्या मुझे इस बात की छूट है? मुझे क्या लूट खसोट की छूट है क्या देश में? भारत में देखिए अशोक जी, रूल ऑफ लॉ छूट किसी को नहीं, यहाँ पे कोई छूट की बात नहीं हो रही, लेकिन इस समय 2014 के बाद से सरकार का जिस तरह से संचालन हुआ है, चाहे सीबीआई हो, ईडी, इनकम टैक्स, तमाम जो संस्था है वो सब दबाव में काम कर रही है। तो हम लोग तमाम आंकड़े देखते हैं। ये अगर यही बीबीसी अभी इस समय सरकार के प्रशंसा में गुणगान कर रही होती तो एक छोटा बच्चा भी कहेगा कि उसके ऊपर छापेमारी नहीं होती। मैं यही चीज तो कहना चाह रहा हूं। तो ये यहाँ पे कहीं कहीं आप एक तरह से फ्री जो एक्सप्रेस है, मैं कह रहा हूं कि आजादी है, स्वतंत्र भारत में ढंग से लोगों को बोलने की आजादी है, उसके ऊपर हस्तक्षेप है। अगर 1947 से बीबीसी भारत में एजेंडा बदल के काम कर रही है, यही 2014 में तो ये सरकार आ गई है ना, अगर है तो प्रतिबंध लगा दीजिए। अगर बीबीसी से नहीं अभी तो इनकम टैक्स ने सर्वे शुरू किया, तभी इतने छातियां पीटी जा रही हैं। प्रतिबंध की बात सोचना भी मतलब पाप है। आप कह रहे हैं कि प्रतिबंध लगा दो, यहाँ तो सर्वे कर रहे हैं वो भी इनकम टैक्स में गड़बड़ी का, और इतनी छातियां पीटी जा रही है। संजय राणा रिस्पॉन्ड कीजिए, संजय राणा छोटी सी बात करूंगा। देखिए दोनों हमारे यहाँ मित्र हैं, किसी को ऑडियो लीक कर रहा है, प्लीज बोले संजय राणा। 10 सेकंड अपनी वाणी को विराम दूंगा। हमारे दोनों मित्र बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि प्रेस को आजादी नहीं है। दोनों लोग पानी पी करके पिछले कई साल से सरकार को और मोदी जी को घेरते हैं, इनको तो कभी कोई अरेस्ट करने नहीं आया। तो कई पत्रकार है जो पानी पी के यूट्यूब पे चैनल पे बोलते हैं, उनको तो कोई अरेस्ट करने नहीं आया। देखिए कार्रवाई, राहुल भाई आपको ही पता है कार्रवाई उस पर होती है जो गलत होता है। आप पाक हो, स्वच्छ हो, आपके अंदर आपने कोई गलत काम नहीं किया। ओके, आ रहा हूं संजीव कौशिक। बोलिए संजीव कौशिक, एक मिनट रुकिए। संजीव कौशिक। अशोक जी, संजीव कौशिक आम आदमी पार्टी के समर्थक है, राहुल लाल कांग्रेस के समर्थक है, तो राणा जी के साथ भी बोल दीजिए कि बीजेपी के समर्थक है। बात इतनी सी है। नहीं, उन्होंने बोला, मैं वकील हूँ, उन्होंने बोला है क्या उनको पता नहीं है कि बीबीसी के किस डॉक्यूमेंट्स के बाद में इस तरह की कार्रवाई हुई? इस चीज को वो भूल जाते हैं। वो तो उसे मोदी जी से जोड़ देते हैं। सर अब सुनिए, चलिए आपकी ये जो आरोप है, अब ये आपका आरोप दर्ज हो गया, लेकिन अब मैं ये कह रहा हूं, मेरा सवाल ये है, क्या बीबीसी के बचाव में तर्क कम पड़ गए कि संजय राणा के खिलाफ हम वो मोर्चा? बिल्कुल क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मूल मुद्दे पे ही दो लोग तो पहले भाग चुके हैं डिबेट छोड़ करके। अब आप लोग भी मुद्दा छोड़ करके, बीबीसी छोड़ करके बेचारे संजय राणा के पीछे पड़ गए। अगर तर्क खत्म हो गए तो माफी मांग लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल माफी थोड़ी मांगेंगे, शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा, उसके लिए भी माफी नहीं मांगेगा कोई। अब आम आदमी पार्टी के समर्थक कांग्रेस समर्थक के ऊपर बोल रहे हैं, कांग्रेस समर्थक आम आदमी पार्टी समर्थक के ऊपर बोल रहे हैं। आप दोनों के बीच क्या ट्यूनिंग है, कितना आप लोग एक हैं, कितना अलग है, मैं नहीं जानता, लेकिन दोनों एक एक करके एक दूसरे की आवाज सुन सकते हैं। पर एक ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं, उसके बाद जो राहुल लाल जी ने बीबीसी को लेकर, अभी तो संजय राणा जी ने एक पॉइंट रखा ना, मैं उस पॉइंट को लेकर भी एक चीज आपके सामने रख दूंगा। बीबीसी कितना आजाद है, ठीक है ना, कितना वो बड़ी क्रेडिबल पत्रकारिता करता है। मैं आता हूं ब्रेक के बाद। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है, और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा।
समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। तंदुरुस्ती बहुत चीजों पे डिपेंड करती है, पर खाने के मामले में एक सिंपल फॉर्मूला है। बस यूं समझिए कि प्लस और माइनस का खेल है। देखिए, आटा, चावल, तेल, दूध और नमक खरीदते समय प्लस F के निशान को चुनिए। ये फोर्टिफाइड फूड्स हैं जिनसे आपको संपूर्ण पोषण मिलेगा। और खाने में घी, तेल, नमक और चीनी को कीजिए थोड़ा माइनस। तो प्लस F और थोड़ा कम, है ना सिंपल। ईट राइट, स्टे फिट, तभी इंडिया सुपर हिट। तो दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम बात करते हैं, चर्चा कर रहे हैं बीबीसी को लेकर के। जो खबरें आ रही हैं वो ये कि बीबीसी ने स्वीकार कर लिया है कि उसने भारत में 2016 से लेकर 2022 तक भारत में काम करते हुए टैक्स में कुछ हेरा फेरी की। उसको लेकर अब वो तमाम चीजें जो है दुरुस्त करने के लिए तैयार हो गई है। इसी को लेकर हम डिबेट कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि बीबीसी का जिक्र आया तो सब लोगों ने एक स्वर में ये कहना शुरू किया, सरकार विरोधियों ने, अरे बीबीसी तो बहुत बढ़िया पत्रकारिता करता है, बहुत साफ सुथरा है, बहुत उसकी क्रेडिबिलिटी है। अभी संजय राणा जी ने एक तर्क दिया था। अब मैं आपके सामने एक लेख रख रहा हूं, सिर्फ ऐसे वैसे कई लेख है लेकिन सिर्फ एक लेख लिख रहा हूं, बड़ा दिलचस्प है, इसके कुछ हिस्से बता भी देता हूं। ये जो लेख है इसका हेडिंग है व्हेन द बीबीसी डिड फेक न्यूज, व्हेन द बीबीसी डिड फेक न्यूज। और ये लिखा है हामिद दबाशी। ये हामिद दबाशी कौन है? ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ईरानियन स्टडीज के जो है प्रोफेसर हैं और इनका ये बाकायदा शोध पत्र है। और इन्होंने शोध पत्र कब लिखा? ये बड़ा दिलचस्प लिख रहे हैं, पढ़ना चाहिए। बीबीसी की क्रेडिबिलिटी की दुहाई देने वालों को पढ़ना चाहिए। ये लिखते हैं कि इन्होंने दरअसल बीबीसी की एक फिल्म देखी जिसमें बीबीसी बता रहे थे कि फेक न्यूज कैसे होती है। उसको लेकर इन्होंने बड़ी देखा कि बीबीसी ने दिखाया फिल्म, पूरी इन्होंने फिल्म देखी बीबीसी की पर। उसके बाद ये लिख रहे हैं कि ये पूरी फिल्म देख करके मुझे ऐसा लगा कि जितनी नॉन ब्रिटिश, नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं, इंडिया, नाइजीरिया, इजिप्ट, केन्या, टर्की, थाईलैंड, इन देशों में ही फेक न्यूज होती है। क्योंकि उन्होंने कहा कि इस बीबीसी की फिल्म देखकर ऐसा लगता है कि यूरोपियन मीडिया को, बीबीसी को लगता है कि भाई हम ही सच के पैरोकार हैं, बाकी जो काले लोग हैं, ये जो ब्लैक हैं, ये जो ब्राउन्स हैं, ये जो बैकवर्ड पिछड़े लोग हैं, ये तो फेक न्यूज फैलाते हैं। और उसके बाद इनका एक पैराग्राफ सिर्फ मैं पढ़ देता हूं और आप सबसे कहूंगा जरूर पढ़िएगा। ये लिखते हैं लॉन्ग बिफोर फेक न्यूज हैड ए नेम, यानी जब फेक न्यूज का एक नाम भी नहीं था, द बीबीसी वॉज ए मास्टर ऑफ फेक न्यूज। जब दुनिया में लोग फेक न्यूज के बारे में चर्चा नहीं करते थे, बात नहीं करते थे, तब बीबीसी फेक न्यूज का मास्टर था। यह लिख रहे हैं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। और उसके बाद इन्होंने अपने पूरे लेख में ऐसे कई बीबीसी की फेक न्यूज का एक एक करके इन्होंने खुलासा किया है। और आप एक और मैं साइट भेज दूंगा जिसमें बीबीसी ने जितनी फेक न्यूज की हैं उनकी पूरी एक लिस्टिंग है। और मैं आपको बता चुका हूं, भारत से जब 370 को कश्मीर से हटाया तो बीबीसी के पेट में इतना दर्द हुआ था कि उसने भारत के खिलाफ लगातार फेक न्यूज का प्रचार किया था, जिसको हमने कश्मीर का सच में एक्सपोज किया था। राहुल लाल जी, ये इतना आपको गोरे लोग आज भी पसंद होंगे? आपको लगता है गोरे लोग हैं, ब्रिटेन वाले हैं, हम पर हुकूमत कर गए तो मतलब वही पत्रकारिता कर सकते हैं? अशोक श्रीवास्तव तो जो है वो ब्लैक है, उसका रंग गोरा नहीं है, वो तो फेक न्यूज फैलाने वाला है। पर गोरे पत्रकार बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, इसमें कहीं से भी रंगभेद वाली कोई स्थिति नहीं है भारत में। आप देखिए बाहर के लोग कितनी अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं बताइए? मैं तो कह रहा हूं कई सारे पत्रकार संस्थानों का मैं नाम ले सकता हूं। देखिए 2-3 चीजें स्पष्ट करनी पड़ेंगी हम लोगों को। तो देखिए आप बीबीसी के ऊपर एक तो हम लोग देखिए, अभी भी मैं कह रहा हूं कि जो चर्चा कर रहे हैं वो सूत्रों के हवाले से न्यूज की चर्चा कर रहे हैं। अब अगर ये 40 करोड़ की बात सही नहीं सोची, यदि फेक न्यूज की स्थिति होगी, ज्यादा अच्छी स्थिति क्या होनी चाहिए थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देता, स्थिति दूध का दूध पानी की पानी स्थिति बन जाती। एक मिनट, मैं वही बता रहा हूं सर, आपने इंपॉर्टेंट बिंदु का, एक मिनट संजय राणा जी, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु का,
इनकम टैक्स विभाग ने जब अपना सर्वे शुरू किया था तब भी उन्होंने जो है कोई एक स्टेटमेंट नहीं दिया था कि हम ये कर रहे हैं ये नहीं कर रहे। तब तो आप लोग जो है कौवा कान लिया और लेकर उड़ा, तब तो आप लोग शुरू हो गए थे डिंडोरा पीटना कि कौवा कान लेकर उड़ गया, कौवा कान लेकर उड़ गया, कौवा कान लेकर उड़ गया। तब तो आप डिंडोरा पीट रहे थे कि भारत में आपातकाल लग गया। आज आप कह रहे हैं कि बीबीसी आपकी सुविधा के लिए जो है इनकम टैक्स विभाग एक जो है आपकी सुविधा के लिए एक कागज निकाल दे। यही तो मैं कह रहा हूं, यही डबल स्टैंडर्ड है आप लोगों के, यही डबल स्टैंडर्ड है आप लोगों के। बीबीसी इनकम टैक्स ने तब भी नहीं किया था, अब भी नहीं करेगा। आप कम से कम, और फिर मैं गोपाल जी के उस सवाल पर आता हूं जो इंपॉर्टेंट सवाल है। जब बीबीसी ने जब ये सर्वे शुरू हुआ तब आप लोगों ने इसका इंतजार क्यों नहीं किया कि जब सच सामने आ जाएगा तब सरकार को घेरेंगे। आप लोग तो बस एक एजेंडा आता है, टूल किट आती है किसी दुनिया के देश से, उस टूल किट को लेकर आप लोग उड़ जाते हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए दुनिया में अगर कोई विदेश में प्रशंसा भारत की हो जाए तब तक टूल किट की बात नहीं होगी, लेकिन दुनिया में अगर कोई शिकायत कर दे भारत की तो वो टूल किट है। तो देखिए टूल किट का अवधारणा भी कितना दो तरफा किस्म का है वो हम लोग देख चुके हैं। नंबर 1, नंबर 2 देखिए इसमें जात एजेंसी। देखिए मुझे तो मैं बड़ा साफ कह दूं राहुल लाल, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई दुनिया का कोई देश हमारी प्रशंसा करे ना करे, क्योंकि मुझे तो भारत पे भरोसा है। इसलिए मैं अपने दो टूक में सुनिए मैं अपने दो टूक में ना ऐसी किसी विदेशी एजेंसी की रिपोर्ट लेके नहीं बैठता जिसने भारत की बड़ी तारीफ करे। एज ए पैनलिस्ट आपको, राहुल लाल को, संजय राणा को, संजीव कौशिक को, गोपाल जी को अधिकार देता हूं मैं, लेकिन मैं कभी ये इंटरनेशनल एजेंसी की रिपोर्ट लेके नहीं बैठता कि उन्होंने भारत की पीठ थोप दी, बल्कि इंटरनेशनल एजेंसियों की फेक न्यूज में एक्सपोज करने में यकीन रखता हूं। वो अच्छा जो कहे वो कहते रहे, हमें उनको नहीं सुनना। वो बुरा कहेंगे तब भी हम उनको सुनेंगे अगर उनका तथ्यात्मक विश्लेषण होगा, लेकिन फेक न्यूज फैलाएंगे, भारत को झूठा बदनाम करेंगे तो दो टूक में मैं तो उसको एक्सपोज करूंगा और इससे मुझे कोई नहीं रोक सकता। संजीव कौशिक बोलिए। संजीव कौशिक। अशोक एक सेकंड, आपको बहुत बहुत बधाई इसके लिए कि आप उसको एक्सपोज करते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा कि गोपाल कृष्ण जी की पार्टी भी आपसे शिक्षा ग्रहण करे। चलो विदेश से कोई एक बड़ाई। ओके संजीव कौशिक जल्दी से आपका 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड। कभी भी हम लोग किसी भी विदेशी एजेंसी। एक मिनट, गोपाल जी आ रहा हूं, 1 मिनट। संजीव कौशिक जल्दी से रिस्पॉन्ड। गोपाल जी आ रहा हूं, 1 मिनट। गोपाल जी 1 मिनट रुकिएगा। संजय 30 सेकंड में अंतिम बात। संजीव कौशिक जल्दी से। अशोक जी बात इतनी सी है कि बीबीसी के पैरोकार बनकर हम यहाँ नहीं थे। बीबीसी ने यदि गलत किया है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बिल्कुल सही लाइन ली। लेकिन जो कार्रवाई हुई, जो टाइमिंग थी, निश्चित तौर पे ये इससे मैसेज यही जाता है कि आप बदले की कार्रवाई सर। मैसेज जाता नहीं है सर, मैसेज आप लोग ले लेते हैं, सर। कम्युनिकेशन में ना मैसेज देना भी इंपॉर्टेंट होता है, मैसेज लेना भी। तो आप लोग रिसीवर जो है ना, आपके जो रिसीवर हैं उसमें डिफॉल्ट है, आपके रिसीवर में डिफॉल्ट है। आप लोग मैसेज गलत ले लेते हैं। अपने रिसीवर बदलवाइए। संजय राणा जी 30 सेकंड। देखिए अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि भाई आईटी डिपार्टमेंट कुछ वैकेंसी देना चाहिए तब मान लेंगे। बताइए हिडनबर्ग क्या बोला था? हिडनबर्ग ने रिपोर्ट में बोली थी वी बिलीव वी थिंक, तब तो पूरा लाव लश्कर लेके चढ़ गए थे अदानी के ऊपर। अरे डिबेट को इधर कर दी। ओके गोपाल जी अंतिम। गोपाल जी रिस्पॉन्ड कीजिए 30 सेकंड जल्दी से। सबसे बड़ी बात है कि ये जो सिलेक्टिव एमनेसिया जो अपोजिशन को होता है और हर बार एंटी इंडिया नैरेटिव को ही ये जो प्रमोट करते हैं किसी भी इशू में, वो प्रॉब्लम इनकी पॉलिटिक्स से प्रॉब्लम है। ठीक है ओके सर। मेरे पास समय इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का। कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि कोई मीडिया है, कोई पत्रकार है, कोई मीडिया संस्थान है, उसको चोरी करने का या टैक्स बचाने का या भारत के कानून से खेलने का हक नहीं है, क्योंकि मीडिया है तो इसका मतलब ये नहीं इम्यूनिटी उसको मिल गई है। भारत में मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जरूर कहा जाता है, लेकिन भारत के संविधान में, कानून में कहीं नहीं लिखा कि मीडिया है तो इस नाते आपको छूट मिल जाएगी, आप रेड लाइट जंप कर जाओ, कानून तोड़ो, इनकम टैक्स मत दो, छूट आपको नहीं मिलेगी। आप गड़बड़ करेंगे तो जांच एजेंसियां कानूनी तरीके से अपना काम करेंगी, चाहे फिर वो कोई भी बड़ी से बड़ी संस्था हो, चाहे वो बीबीसी हो या CNN हो। भारतीय एजेंसियों को ऐसे करने का बिल्कुल अधिकार है, और ऐसी जांच पर जब आप भारत को बदनाम करते हैं तो सच सामने आने पर आपको भारत से, देश से, दुनिया से माफी भी मांगनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।